गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में निकाल रहे थे, हमने अंदर की साइड निकाल लिया था। हमारे 18A इक्वेशन आई थी, हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इन ई इन 3 ये अपने पिछली क्लास की लास्ट इक्वेशन थी। अब हम निकालेंगे आउटसाइड स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के बाहर की साइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो उसको लिखेंगे हम ई आउट, और एक आएगा आर कैप कर्ली अपॉन कर्ली आर। ये अपने डेल का मान था, और माइनस ग्रेडियंट फाई होता ना, ग्रेडियंट डेल जो संकारक है उसका मान, ये आ जाएगा फाई आउट प्लस थीटा कैप अपॉन आर कर्ली फाई आउट अपॉन कर्ली थीटा। ये हमारे पूरी इक्वेशन, दो पद लिए हमने। फाई के सापेक्ष जो अवकलन होगा, क्योंकि फाई इसमें है नहीं, फाई आउट में, तो फाई के सापेक्ष अवकलन तो आएगा नहीं। तो अब हम फाई आउट का मान लिखते हैं। फाई आउट ये आया था माइनस E0 R cos थीटा प्लस एप्सिलॉन R -1 अपॉन एप्सिलॉन R +2 E0 A³ अपॉन R स्क्वायर cos थीटा। ये क्वेश्चन थी 17B। ठीक है, ये फाई आउट का मान है, तो हम इससे निकालेंगे कर्ली फाई आउट अपॉन कर्ली आर। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये R1 हो जाएगा माइनस E0 cos थीटा प्लस इसमें 1 अपॉन R स्क्वायर है, तो ये तो एप्सिलॉन R -1 अपॉन एप्सिलॉन R +2, एक तो आएगा -2 और नीचे आ जाएगा a घटके क्यूब और E0 A³ cos थीटा। ये इक्वेशन आएगी हमारी कर्ली फाई आउट अपॉन कर्ली आर। अब कर्ली फाई आउट अपॉन कर्ली थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, प्लस का आ जाएगा E0 साइन थीटा, प्लस फिर इसके बाद में इसी का अवकलन करेंगे तो माइनस भी आएगा, तो नहीं लगा लेते माइनस एप्सिलॉन R -1 अपॉन एप्सिलॉन R +2 E0 A³ अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये दोनों हमारे पास डेरिवेटिव आ गए। अब इन दोनों डेरिवेटिव के मान इसमें रख के हम ई आउट की इजी वैल्यू निकालेंगे, मतलब सॉल्व करके। तो माइनस पहले तो आएगा आर के, ये बड़ा कोष्ठक ले लेते हैं, और इसके अंदर आ जाएगा आर के सापेक्ष अवकलन, तो ये वाला माइनस E0 cos थीटा, ये ठीक है, ये टर्म प्लस की जगह माइनस ही लगा दो, ये वाला माइनस अपने बाहर ही लेते हैं, तो माइनस एप्सिलॉन R -1 अपॉन एप्सिलॉन R +2 अपॉन R³ E0 A³ cos थीटा। तो ये अपने इसका मान आ गया, ये बंद, छोटा कोष्ठक बंद, और इसमें प्लस थीटा के, ठीक है ना। अब थीटा के गुणा में ये पूरा आ जाएगा, जैसे E0 R साइन थीटा माइनस एप्सिलॉन R -1 एप्सिलॉन R +2 E0 A³ अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने छोटा कोष्ठक बंद करा, और ये हमने
बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। तो ये हमारा ई आउट आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इजी फॉर्म में निकालेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कॉमन वॉमन लेके। ठीक है, ठीक है। ये माइनस तो बाहर रहने दो। अब देखो, एक तो ये वाला पद है और एक ये थोड़ा बहुत लगभग एक सा है, तो इसमें से हम E0 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और यह माइनस आ रहा है वहाँ प्लस, तो ये माइनस अंदर ही रहने दो। चलो, और फिर आर के कॉस थीटा, एक तो ये हो गया और उसमें हो जाएगा प्लस थीटा कैप आर साइन थीटा। ये आर आएगा क्या? आएगा। ठीक है, एक तो पद ये हो गया। दूसरा अपने पास में ये है। ठीक है ना, तो ये पूरा माइनस, इसमें दोनों में माइनस है तो माइनस ले लो। एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2, ये ले लिया। ठीक है, ये पूरा कॉमन आ रहा है। E0 ए क्यूब अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर है यहाँ, तो आर स्क्वायर ले लो। चलो, अब देखो क्या बचेगा, ये आर क्यूब, एक आर बच जाएगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा अपॉन आर। एक मिनट, गुणा में क्या है, आर क्यूब, और यहाँ प्लस, इसमें आर स्क्वायर आ गया, ये पूरा कॉमन आ गया, साइन थीटा, और इसके गुणा में थीटा कैप। ये अपने पास में पता गया। एक मिनट देखते हैं अपने, जैसे अपने पास फाई आउट था, इसमें तो आर क्यूब आया था, आर वाले में तो, थीटा वाले में आर क्यूब नहीं आया। हाँ, इसमें चक्कर क्या है कि अपने जब ये थीटा कैप का कोफिशिएंट लिखते हैं ना, तो इसमें एक नीचे आर आता है, क्योंकि 1 अपॉन आर करली अपॉन करली थीटा होता है डेल का मान, सेकंड जो पद होता है। तो उससे क्या है कि क्यू भी कॉमन आएगा। ठीक है, ये आर नहीं आएगा, तो देखो ये आर कट जाएगा, तो ये आर कटेगा, तो इसमें ये आर भी नहीं आएगा। ठीक है, एक तो बात ये। दूसरा, ये आर इससे गुणा होगा तो ये क्यूब आएगा। ठीक, ये चीज़ चेंज थी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपने एक बार दोबारा लिख लेते हैं, जैसे ई आउट। ठीक है ना, माइनस को अंदर लेंगे तो दोनों पद प्लस के हो जाएंगे। E0, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, तो ये पद बन जाएगा। एक अपने इसके गुणा में कुछ था, हाँ चलो ठीक है, और ये माइनस प्लस आ जाएगा,
एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू, ये हो गया प्लस इससे, और ये ई ज़ीरो ए क्यूब अपॉन आर क्यूब, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 cos थीटा आर के प्लस साइन थीटा थीटा के, ये जो चीज़ आएगी हमारे पास में, ठीक है ना। ये पद मैंने पहले ही बताया था, cos थीटा आर के माइनस साइन थीटा थीटा के, इसको हम लिखते हैं जेड के, ठीक है ना। और एक गुणा में अपने पास में आर कैप और आ रहा है, वो अपने कहाँ से लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, जेड कैप, तो ये ई ज़ीरो जेड कैप प्लस ये पूरा पद आएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो फाइनल वैल्यू जो होगी, ई जीरो जेड कैप को मैंने शुरू में इस डाइलेक्ट्रिक स्फेयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीसरा पार्ट है, जो पहले पार्ट में मैंने बताया था, इसको ई जीरो जेड कैप को हम ई लिख सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और फिर ये सेकंड पद हमारा पूरा आ जाएगा, एप्सिलॉन आर प्लस टू और ई जीरो ए क्यूब अपॉन आर क्यूब 2 cos थीटा आर कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप, ये जो हमारी वैल्यू आई है ये आई है 18b, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आउटसाइड, ओके। अब क्या है कि इसमें जो पहला पद है, इससे ई आउट, जो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके जो बाहर पहला टर्म है वो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके कारण है पहला टर्म, ये जो पहला टर्म है। और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का गोला है तो उसमें होगा पोलराइजेशन। तो सेकंड टर्म जो ये आई है, ठीक है ना, ये पोलराइजेशन क्या आई है, उस स्फीयर में पोलराइजेशन हुआ है, माइनस प्लस परमाणुओं के जो ध्रुव हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो अलग अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो उससे ये पोलराइजेशन टर्म बनी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म के कारण हुआ है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो मेन बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिफॉर्म लीनियर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो हम इसको एप्सिलॉन जीरो काई ई लिखते हैं, तो हम एप्सिलॉन जीरो काई ई जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर माइनस वन। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है ना, बीएससी में। अब ये जो ई इन है, ठीक है, ई इन क्यों लिया, क्योंकि जो पोलराइजेशन होगा वो गोले के अंदर होगा, और गोले के अंदर ई इन ही होगा। वो हमारा इक्वेशन है 18a जो हमने अभी शुरू में लिखा था, उससे हम लिखेंगे इसको, कितना है 3 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 2 और ई, ठीक है ना। तो इस सब को थोड़ा पोलराइजेशन वेक्टर को थोड़ा सही ढंग से लिख सकते हैं हम, कैसे भाई, एप्सिलॉन आर माइनस वन, ठीक है, एप्सिलॉन आर प्लस 2 और 3 एप्सिलॉन जीरो ई, ये हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई 18c, ठीक है। इसी प्रकार से हम बाउंड चार्ज भी निकाल सकते हैं, सिग्मा बी। इसका फार्मूला होता है कि पोलराइजेशन वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये आर कैप के ही समान है, उसकी दिशा में पैरेलल है। और पी का मान क्या है, पी का मान अभी अपन ने लिखा है, ठीक है ना, ये 18c इक्वेशन में।
तो ये लिखते हैं अपने एप्सिलॉन आर माइनस वन, एक बार चेक कर देता हूँ ये अपना सही होता है, ठीक है। नीचे एप्सिलॉन आर प्लस टू और 3 एप्सिलॉन ज़ीरो ई, 3 एप्सिलॉन ज़ीरो ई को हम क्या ले सकते हैं, अभी बताया था मैंने, ई ज़ीरो जेड केप डॉट एन केप, और ये जेड केप एन केप आर केप सब पैरेलल है, ठीक है। मतलब स्फीयर है तो उसमें रेडियस डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। तो ये जेड केप और एन केप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 हो जाएगा दोनों, और दोनों के बीच का एंगल का कॉस थीटा ले लेंगे अपने, ठीक है ना। जैसे अपन ने एक स्फीयर बनाया था, देखो याद नहीं है तो बताता हूँ, इस तरह से अपन ने जेड डायरेक्शन ली थी, और यहाँ अपन ने एक पॉइंट पी लिया था, इस दिशा में अपन ने आर लिया था, या मान लो इस समय आर के भी, ये एंगल हमने थीटा लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ ये एन के बराबर आर के का मतलब ये है कि इसी दिशा में आर केप है और इस दिशा में जेड केप है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एक तरह से इन दोनों का यूनिट वेक्टर जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, है ना। तो केवल कॉस थीटा आएगा, तो हमारा जो बाउंड चार्ज लास्ट में बनेगा बाउंड चार्ज बनेगा, वो बताता हूँ मैं, सिग्मा बी बराबर एप्सिलॉन आर माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस टू, ठीक है, और 3 एप्सिलॉन ज़ीरो और ई ज़ीरो कॉस थीटा, ये बनेगा, ठीक है। 18D ये इक्वेशन होगी, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। तो हमने करा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आज हमारा तीसरा पार्ट था जो इस तरह से खत्म होता है।